हमारा फर्स्ट टिप है वो रहा है हमारा जो ECIPL का पोर्शन है, इसमें आपको सेपरेट करके पढ़ना है। ईसी वाला पोर्शन अलग एंड आईपीआर वाला पोर्शन अलग। क्यों? क्योंकि जो ECIPL का पोर्शन है ना, उसमें अलग अलग अप्रोच से आप दोनों चीज़ों को पढ़ोगे एंड अलग अलग तरीके से आपको दोनों चीज़ों को समझना है एंड अंडरस्टैंड करना है। जो हमारा आईपीआर वाला पोर्शन है उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। हमारा सेक्टर फर्स्ट IPR एंड IPR वाला जो हमारा यहाँ पे पोर्शन होने वाला है, इसमें आपको इस तरह से पढ़ना है कि आप खुद एक IPR प्रोफेशनल हो, आप खुद एक कॉपीराइट प्रोफेशनल हो या GI प्रोफेशनल हो एंड आप खुद जा रहे हो उस एप्लीकेशन को सबमिट कराने के लिए और वो सारा प्रोसीजर आप खुद कर रहे हो। आप अपने माइंड में ना ये चीज़ को इमेजिन करके देखना जब भी आप ये चीज़ को पढ़ रहे हो कि सबसे पहले आप क्या कहते हैं, कलेक्टर ऑफ कॉपीराइट्स मेरे ख्याल से कहते हैं उसे, उसके ऑफिस में जाओगे एंड उसके बाद आप ये डॉक्यूमेंट्स उसे पकड़ाओगे। उसके बाद आपने मतलब अपनी इन्वेंशन के बारे में बताना है उसे एंड ऑल एंड दिस एंड दैट। तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर करोगे। सेम हमारा GI वाला जो चैप्टर है उसमें, डिज़ाइन वाला चैप्टर है उसमें, ट्रेडमार्क वाला चैप्टर है उसमें, इवन हर चैप्टर में मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप इसी अप्रोच से उसे पढ़ो, तो आपके लिए IPR वाला पोर्शन बहुत आसान होने वाला है। मैंने इसी तरह से इसे पढ़ा भी था एंड याद भी किया था और इट इज़ एंड वाज वेरी इजी फॉर मी। तो फैमा की जो कैटेगरी है ना, उसमें मैंने यहाँ पर 5 चैप्टर्स को डाला है और 5 चैप्टर्स में ना जो शुरुआत के 4 चैप्टर्स है यहाँ पे वो प्रॉपर फैमा के ही हैं एंड जो 5th चैप्टर है हमारा वो है FTP का। क्यों? क्योंकि FTP ना बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दिया है इस सिलेबस में, तो मैंने सोचा कि FTP को इसी वाले पोर्शन में इंक्लूड करना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हमारा ये जो पोर्शन है ना फैमा वाला, इस फैमा के पोर्शन में सिर्फ और सिर्फ आप ये मानो कि 5 चैप्टर्स हैं जो कि 130 या मेरे ख्याल से 140 एट मैक्स पेज का हो जाता है हमारा मॉड्यूल के हिसाब से। एंड अगर आप हैंड रिटन नोट्स बनाते हो या फिर आप अपने टीचर के मॉड्यूल के नोट्स को रिफर करते हो तो वो अराउंड 100 या फिर मेरे ख्याल से 180 मतलब 100 या फिर 80 पेज का भी हो सकता है। सो ये फैमा वाला पोर्शन है ना, इसमें खास चीज़ क्या है? फैमा वाले पोर्शन में ना खास ये है कि अगर आप इस पोर्शन को मास्टर कर लेते हो तो सिर्फ और सिर्फ वो जो 4 चैप्टर्स थे उससे 15 नंबर का आउट ऑफ 75 की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, वो सिर्फ और सिर्फ 4 जो चैप्टर हैं वो आउट ऑफ 75 में यहाँ पे आराम से आपको 15 नंबर दे देते हैं। और जो FTP वाला पोर्शन है वो वाला जो मतलब चैप्टर है हमारा, उसमें मैंने देखा है कि लास्ट के 1-2 अटेम्प्ट में यहाँ पे 5 से 10 मेरे ख्याल से नंबर का पूछा जा रहा है, तो 20-25 नंबर यहाँ पे आप मानकर चलो कि आप यहाँ पर स्कोर आउट कर सकते हो अगर आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ लेते हो। फर्स्ट हम जो फैमा का मतलब डील करने की तरीका है ना, मैं उसे बता देता हूँ आपको कि फैमा में ना आप अंडरस्टैंडिंग बेस्ड रहो कि फैमा में क्या चीज़ होती है क्या चीज़ नहीं होती है। इसमें आप प्रैक्टिकल एंड अंडरस्टैंडेबल दोनों चीज़ों को साथ में करके चलो ना, कि मैं खुद से अगर फैमा में आकर अपना ECB करना चाहता हूँ या फिर OCB करना चाहता हूँ या मैं कुछ और चीज़ें करना चाहता हूँ जो हमारे फैमा में लिस्टेड हैं कि मैं बाहर से मतलब पैसा वगैरह मंगा रहा हूँ या इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें जो हैं इन सबको आप खुद कर देख रहे हो एंड दूसरे हैंड पे आप अंडरस्टैंड भी करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये दोनों चीज़ों को जब आप साथ में लेकर चलोगे ना तो फैमा का पोर्शन आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। देन हम बात करते हैं हमारे जो यहाँ पे सेक्टर C है जो कि यहाँ पे कमर्शियल लॉस का होने वाला है। तो कमर्शियल लॉज वर द की फॉर मी। क्योंकि फैमा का पोर्शन मेरे को बहुत ज़्यादा लेंथी एंड वास्ट लग रहा था, तो मैं फैमा के पोर्शन को अच्छे से कवर नहीं कर पाया था। मेरे पास टाइम भी बहुत कम था मेरे अटेम्प्ट के लिए, तो मैंने सोचा कि जो ये हमारे कमर्शियल लॉस वाला सेक्शन है ना, इसको मैं मास्टर कर लेता हूँ। कमर्शियल लॉज में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 5 भी नहीं, मेरे ख्याल से 3 चैप्टर्स आते हैं, कॉम्पिटिशन, कोपरा एंड रेरा। ये जो 3 चैप्टर है ना, ये आर द मास्टर ब्लास्टर्स ऑफ दिस सब्जेक्ट। आप ये 3 चैप्टर्स को अगर कवर कर लेते हो ना तो अराउंड एंड अराउंड 20 नंबर का आपको यहाँ से भी देखने को मिल जाता है। तो अगर हम कैलकुलेट करें तो 40 एंड 20 एंड 20 यहाँ पे 80 नंबर का आप सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चैप्टर से कर सकते हो। हमारे यहाँ पे 6 एंड 5 यहाँ पे 11 हो जाता है एंड 11 के बाद ये 3 यानी कि 14 जो हमारे चैप्टर्स हैं यही आपको 80 नंबर तक का आराम से मतलब पोर्शन दे देते हैं, जो कि आपको यहाँ पे गारंटीड भी है। और जो हमारे यहाँ पे बाकी के चैप्टर्स बचते हैं जैसे हमारा FCRA हो गया, FCRA के बाद हमारा बेनामी एंड फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एंड उसके बाद हमारा लीगल मेट्रोलॉजी। ये जो हमारे छोटे मोटे चैप्टर्स हैं ये देखने में तो बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन जब आप इन्हें करने बैठोगे ना तो इनसे बहुत ज़्यादा दिमाग खराब होता है। एंड आई वुड सिंसियरली रिकमेंड कि इन्हें आप कैटेगरी D में डालो और इनको ना आप अलग तरीके से पढ़ने की कोशिश करना। तो मैं आपको यहाँ पे एक बार
ओवरव्यू दे देता हूँ कि आपको किस तरह से ये चीज़ों को पढ़ना है। जैसा हमारा जो आईपीआर वाला सेक्टर है, हमारा सेक्टर ए, इसको आपको किस तरह से पढ़ना है, इसको आपको प्रैक्टिकल वे से पढ़ना है। जैसे मैंने अभी तक बताया आपको, फैमा वाला जो हमारा पोर्शन बी है, उसको आपको किस तरह से पढ़ना है। फैमा वाले पोर्शन में आपको सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग एंड प्रैक्टिकल रहना है, एंड आपको चीज़ों को समझना है, एंड प्रैक्टिकलिटी भी ध्यान देनी है उसकी। और जो इसमें चीज़ें हैं, जैसे नेगेटिव लिस्ट वगैरह हो गया, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप उसके ना डेप्थ तक जाओ कि वो नेगेटिव लिस्ट में नेगेटिव क्यों है। अगर आप इतना डेप्थ में चले जाते हो ना, तो आपको कोर पता चल जाएगा फैमा का, एंड फैमा के कोर। और मैं सच बताऊँ, अगर किसी भी चैप्टर का या किसी भी सब्जेक्ट का आपको कोर पता है ना, तो आप टफ चीज़ों में, आप टफ क्वेश्चंस में फंस ही नहीं सकते। बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो भाई कोर चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, बस रट के चले जाते हैं। आपको कोर चीज़ों को समझना होगा। सेम हम यहाँ पे हमारे रेरा के पास जाते हैं, तो हमारा कमर्शियल वाला पोर्शन है, जैसे कि हमारा कोपरा एंड कंपटीशन, रेरा, ये सारी चीज़ें हैं। तो इनमें मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ना अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा रहो। प्रैक्टिकल रहना इसमें ज़्यादा फायदेमंद होगा नहीं, आप यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग रहो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और जो हमारी कैटेगरी डी आ जाती है, उसमें मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि आप ना 1 पेज नोट्स बनाओ, या आप समरी नोट्स रिफर करो किसी भी टीचर के, जो कि मेरे ख्याल से मैं रिकमेंड नहीं करता अगर मैं आपकी जगह होता, बट अगर आपके पास टाइम कम है तो यू कैन डू दैट एज वेल। एट द वेरी एंड वही चीज़ मैटर करती है, वही टेक्निक मैटर करती है जो आप अप्लाई करो और आपको रिजल्ट दिखें। मेरे कहने से कुछ भी नहीं होगा, एंड आपको अपनी तरफ से उठ के आके पढ़ना पड़ेगा, एंड दैट्स द बेस्ट एडवाइस आई कैन गिव कि भाई पढ़ना पड़ेगा एंड पढ़ो। ECIPL का जो सब्जेक्ट है ना, इट इज़ वेरी 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 स्कूलिंग। अगर आप यहाँ पे अपने मार्क्स नहीं बना पाए ना, क्योंकि आप खुद सोच कर देखो कि सिर्फ और सिर्फ 500 पेज का ये हमारा सब्जेक्ट है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से बाइफरकेशन करके दिया गया है ICSI की तरफ से। और यहाँ पे आपका सिलेबस भी बहुत रिड्यूस कर दिया है एज कम्पेयर टू माइन। मेरे टाइम पे 600 पेज का हुआ करता था, एंड अब सिर्फ और सिर्फ 500 पेज का है। अगर आप यहाँ पर तब भी स्कोर नहीं कर पाते, देन यू आर डूम्ड। तो एट द एंड मैं यही कहूँगा कि अगर जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, स्क्रिबल योर वे आउट, वो चैप्टर को स्क्रिबल आउट करो। एंड जो मेरा यहाँ पे कमर्शियल लॉ वाला सेक्शन है, और जो फेमा वाला सेक्शन है, जो मैं मतलब बता रहा था हमारा सेक्टर बी, इसमें ना आप एक और चीज़ कर सकते हो कि PYQs देखकर सेकंड डिवीजन में सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को याद करो। जो फर्स्ट डिवीजन है उसमें आपको सब कुछ करना ही करना है, लेकिन जो यहाँ पे हमारा सेकंड डिवीजन होने वाला है ना, इसमें आप PYQs देखकर इंपॉर्टेंट चीज़ों को याद कर सकते हो। IPR में मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक बार देख सकते हो सेकंड डिवीजन में, जो आपको मास्टर करने हैं PYQs से। लेकिन जो हमारा कमर्शियल वाला चीज़ है ना, जो हमारा कमर्शियल एंड इकोनॉमिक वाला चीज़ है, इसमें मैं रिकमेंड करूँगा कि सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है, तो आप यहाँ पे ये चीज़ को ट्राई आउट करो। ABC एनालिसिस वुड बी वेरी गुड इन ECIPL सब्जेक्ट। एंड बाकी कुछ पता नहीं है भाई, ICSI कब कहाँ से क्या फेंक कर मार दे। मिलते हैं बाद में सायोनारा।